हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 33वां वीडियो है। इससे पहले 32 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर थोड़ी भी लापरवाही कर रहे होंगे तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बस 1-1.5 मंथ बचा हुआ है और आप लोग देख चुके होंगे कि 70वीं से ज़्यादा फॉर्म 71वीं बीपीएससी में गिर चुका है अभी तक। सो कंपटीशन भी टफ होने वाला, इसलिए पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही नहीं कीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, अगर आप लोग का डिमांड हो तो पिछले 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन में बीपीएससी का आप लोगों को करवा दूंगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक लेवल पता चल जाएगा और पैटर्न पता चल जाएगा, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप से पूछा जा सकता है फिर से। ठीक है, तो वो करवा दूंगी। और अगर आप लोग का डिमांड हो तो मैं करेंट अफेयर का भी क्लास करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग को ज़रूरत है प्रीवियस क्वेश्चन का, या आप लोग खुद से कर रहे हैं। तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा मैं कर दूंगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन था। ये पूछना चाह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन था। तो उस समय था इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। कौन था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल को ही इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था स्थापना? तो 1876 में किया गया था। कब किया गया था? 1876 में किया गया था। ठीक है, अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1866 में लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? 1866 में लंदन में किया गया था। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात की जाए तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी और परमानंद के द्वारा मिलकर किया गया था। कब किया गया था? तो 1843 में किया गया था। कब किया गया था? 1843 में किया गया था। ठीक है, और आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार सुमेलित करने को क्वेश्चन देता है। कभी कभी आपको संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाएगा, कभी कभी स्थापना वर्ष से संबंधित पूछ लिया जाता है। एक तरफ संस्था दे देगा, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे देगा और बोलेगा सुमेलित करने के लिए, या फिर एक तरफ संस्था दे देगा, दूसरी तरफ आपको संस्थापक दे देगा और फिर सुमेलित करने के लिए बोलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए इसमें डेट और संस्थापक दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1826 में किया गया था। कब किया गया था इसकी स्थापना? 1826 में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कब स्थापना किए थे? तो ये स्थापना किए थे 1939 में। कब किए थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में की गई थी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे, तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? सचिव जयप्रकाश नारायण, जबकि अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, और इससे संबंधित क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो ये क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, अगर जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो इनके द्वारा 1974 में संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। क्या चलाया गया था? संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 1974 में। और जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तीनों बहुत कन्फ्यूजन है, 3 क्वेश्चन इससे संबंधित है, मैं बता दे रही हूँ तीनों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जबकि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर जननायक की बात की जाए तो जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को, जिसे 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी
रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। अगर मोतीलाल नेहरू की बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो इसी से दुखी होकर इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना करना चाहे, ठीक है। और कब किए स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1 जनवरी 1923 को किए थे। और स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था, जिसे CR दास भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रथम सचिव किसे बनाया गया था, तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 31 अगस्त 1920 को। कब हुआ था, 31 अगस्त 1920 को भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था इसका, तो स्थापना NM जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, NM जोशी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जबकि प्रथम अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय। अगर आपसे प्रथम महासचिव के बारे में पूछ लिया जाए कि प्रथम महासचिव कौन थे भारत ट्रेड यूनियन के, तो दीवान चमन लाल थे। कौन थे, दीवान चमन लाल। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो प्रथम विभाजन 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। और उस समय भारत ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे, ठीक है। इससे अलग होकर कौन सा संस्था बना अलग, तो इससे अलग हुए संस्था बना था भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। कौन सा बना था, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध। कौन था, बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था लखनऊ से 1857 के विद्रोह का, ठीक है। बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध कौन थी, तो ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। उन्हीं की पत्नी कौन थी, तो उन्हीं की पत्नी थी बेगम हजरत महल। और अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। किस आरोप में लिया गया था अवध को, तो कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कहाँ से, झांसी से, ठीक है। ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई ही नेतृत्व की थी और नाना साहब दोनों मिलकर, ठीक है। पीर अली की बात की जाए तो ये एक पटना के पुस्तक विक्रेता थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किसने किया था, तो पटना से पीर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पीर अली के द्वारा। और अगर ओवरऑल बिहार से पूछ लिया जाए तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है, तो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप था, ऑस्ट्रेलिया के समीप। किसके समीप, ऑस्ट्रेलिया के समीप था। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑस्ट्रेलिया भरा जाएगा, यानी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप था, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर ये स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। किस तट पर, उत्तर पूर्वी तट पर। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा येल्लो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो येल्लो नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका की अगर बात की जाए तो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। नील नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो नील नदी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है, अफ्रीका में प्रवाहित होती है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा महादेश है जहाँ एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है, तो वो यूरोप महादेश है जहाँ एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। यानी कि भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर ही थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पद पर रहते हुए वो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो पद पर रहते हुए वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर एस.बी. कृष्णमूर्ति की बात की जाए तो एस.बी. कृष्णमूर्ति कौन थे? ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। जैसे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे, लेकिन राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति थे। कौन थे? श्री कृष्णमूर्ति थे। श्री कृष्णमूर्ति राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे, ठीक है। अनंत सैनम आयंगर कौन थे? तो अनंत सैनम आयंगर जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अगर राजकुमारी अमृता कौर की बात की जाए तो ये प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन थी? प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, जिसके अंदर कौन सा मंत्रालय था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बताई आप लोगों से कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति थे, तो प्रथम सभापति कौन थे? क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि जो उपराष्ट्रपति रहता है वही राज्यसभा का सभापति भी बन जाते हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो कॉमन सी बात है, राज्यसभा के प्रथम सभापति भी एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के प्रथम अटर्नी जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम अटर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड़ थे। कौन थे? एम.सी. सीतलवाड़। और अभी तक का सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रहने वाले अटर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड़ ही थे। 13 वर्ष तक ये अपने पद पर विराजमान थे। कितने वर्षों तक? 13 वर्षों तक, ठीक है। केसी नियोगी की बात की जाए तो ये क्या थे? ये भारत के प्रथम वित्त आयोग थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग कौन थे, तो भारत के प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। और प्रथम वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी। अगर जे कानिया की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जे कानिया थे। कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जे कानिया। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? कौन थे वो उपराष्ट्रपति? तो वो थे श्री कृष्णकांत। कौन थे? श्री कृष्णकांत। वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी, ठीक है। अभी तक दो मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? एक तो जाकिर हुसैन थे, दूसरा फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उसी टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी ने काम किया था। किसने काम किया था? बीबी गिरी ने। और जब बीबी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिए थे अपने पद से, तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति का पद जो है वो 1 सेकेंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। तो जब राष्ट्रपति डेथ कर गए, इसके बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जब बीबी गिरी त्यागपत्र दे दिए तो कौन राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। अभी तक के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे। जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिए थे तो एम हिदायतुल्ला ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि वो प्रथम या फिर अभी तक का एकमात्र व्यक्ति कौन है जो द्वितीय गणना के आधार पर राष्ट्रपति बनाया गया था। द्वितीय गणना के आधार पर बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली के सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरू और चिली के सीमा पर स्थित है, ठीक है। चिली का राजधानी कहाँ है? तो चिली का राजधानी सेंटियागो है। कहाँ है? सेंटियागो चिली का राजधानी है।
अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है गिब्सन। कौन सा मरुस्थल? गिब्सन। विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये सब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा मरुस्थल है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगर बोत्सवाना की बात की जाए तो यहाँ होता है बोत्सवाना, ये गलत लिखा गया है, बोत्सवाना होता है। ठीक है, बोत्सवाना मरुस्थल कहाँ स्थित? बोत्सवाना देश है। बोत्सवाना देश में कौन सा मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति रहता है बहुत ही प्रसिद्ध, बुशमैन जनजाति। कौन सा जनजाति? बुशमैन जनजाति, जो चावल के रूप में दीमक को खाते हैं। दीमक समझते हैं ना, गांव में जैसे घून कहा जाता है, जो लकड़ी वकड़ी चाहे गेहूँ में लग जाता है, घून काला काला होता है, छोटा छोटा सा, वही उसी को ये लोग चावल के रूप में खाते हैं। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, मंगोलिया मरुस्थल की बात की जाए तो मंगोलिया एक शीतोष्ण मरुस्थल है। कैसी मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सॉरी, मंगोलिया तो देश है। मंगोलिया में एक गोबी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल है। ठीक है, मंगोलिया में एक गोबी मरुस्थल जो शीत मरुस्थल का उदाहरण है। और गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में फैली है। कहाँ फैली है? दो देशों में इसका फैलाव है, यानी कि विस्तार है। कहाँ कहाँ? चीन और मंगोलिया में। मंगोलिया का राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया का राजधानी उलान बटोर है। कहाँ है? उलान बटोर मंगोलिया का राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रबर के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग होता है? यानी कि वल्कनीकरण में रबर का जब वल्कनीकरण होता है, यानी कि एक निश्चित ताप पर उसको गर्म किया जाता है और उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्यों? उसके हार्डनेस के लिए, कि थोड़ा हार्ड हो, इसलिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। और ये प्राकृतिक रबर में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर में। और प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। और उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के पटल पर सल्फर का प्रतिशत कितना है, लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.05% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.05% पाया जाता है। सल्फर से प्राप्त एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ ब्रिटोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ ब्रिटोल कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की अगर बात की जाए, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी हो जाता है। कौन सा? घेंघा, जिसे ग्वाटर भी कहा जाता है, वही हो जाता है। गला में सूजन हो जाता है। देखिए, गांव में किसी को, चाहे शहर में भी किसी को होता है, बीमारी का क्या कहना, जरूरी थोड़ी है गाँव में होगा, नहीं, शहर में भी होता है। गले में सूजन हो जाता है, उसी को घेंघा रोग कहा जाता है। और किसकी कमी से होता है? आयोडीन के कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन के कमी से। और एक बात, जिस तेल में आयोडीन की मात्रा जितना ज़्यादा होता है वो तेल उतना अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? उतना अच्छा माना जाता है। और सनफ्लावर में आयोडीन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए सनफ्लावर को हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हजामत बनाते समय कट जाने पर रक्तस्राव होता है। जब कोई दाढ़ी वाड़ी बनाता है या शेविंग करवाता है तो कट हो जाता है ना, थोड़ा बहुत कभी कभी कट जाता है, तो उससे जब ब्लडिंग निकलता है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसको रोकने के लिए पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटाश एलम का। पोटाश एलम को ही फिटकिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पोटाश एलम को ही क्या कहा जाता है? फिटकरी कहा जाता है। और देखते हैं शेविंग करते टाइम जब कट जाता है तो वहाँ पर फिटकिरी घस दिया जाता है ताकि ब्लड बंद हो जाए। अगर फिटकरी की बात की जाए तो कई बार पूछा जा चुका है कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है? फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी का रासायनिक नाम है। और इसी का प्रयोग किस में होता है? तो रक्तस्राव को बंद करने में होता है। किस में होता है? रक्तस्राव को बंद करने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जान लीजिए थोड़ा सा फिटकरी का और किस किस चीज़ में उपयोग होता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर तो उपयोग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज़ में किसका उपयोग होता है। तो एक तो रक्तस्राव देख लिए, इसके बाद जीवाणुनाशक एवं प्रतिरोधक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, जल शोधन में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और चमड़ा
और कागज़ उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की रंगाई में और छपाई में भी इसका प्रयोग होता है, किसका, फिटकरी का प्रयोग होता है। ठीक है। जिंक फोस्फाइड की बात की जाए तो जिंक फोस्फाइड का प्रयोग किस में होता है, चूहे मारने के लिए जो दवा बनाया जाता है उसमें जिंक फोस्फाइड का प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है, चूहे मारने के दवा बनाने में जिंक फोस्फाइड का प्रयोग होता है। ठीक है। और मरकरी आपको पता ही है, ये एकमात्र द्रव धातु है। क्या है, एकमात्र द्रव धातु कौन सा है, मरकरी, जिसे पारा भी कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितने प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का मात्रा 0% होता है, यानी कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 1% भी नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, किस किस को मिलाकर जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। किसको किसको मिलाकर, तांबा, जिंक और निकेल को मिलाकर। तांबा मिलाया जाता है 60%, जिंक मिलाया जाता है 20% और 20% निकेल मिलाया जाता है और जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है। ठीक है। एक होता है रोल गोल्ड, ठीक है, जिससे कि आभूषण बनता है, वो किसके मिश्रण से रोल गोल्ड तैयार होता है, यानी कि सिटी गोल्ड, तो वो कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण से, किसके मिश्रण से, कॉपर और एल्यूमिनियम के मिश्रण से। ठीक है। गन मेटल का निर्माण किससे होता है, तो गन मेटल का निर्माण कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण से, किसका मिश्रण से, कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण से गन मेटल तैयार किया जाता है। ठीक है। डच मेटल का निर्माण किससे होता है, डच मेटल का निर्माण कॉपर और जिंक से होता है। किससे होता है, कॉपर और जिंक से होता है। टांका किससे निर्माण किया जाता है, टांका का, तो टांका या सोल्डर, इसका निर्माण किया जाता है टीन और शीशा से। किससे, टीन और शीशा से। और टीन और शीशा से ही फ्यूज तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फ्यूज तार बनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है। तो गलनांक इसका निम्न होता है, प्रतिरोधकता उच्च होता है। किसका, फ्यूज तार का। और निर्माण किससे किया जाता है, तो टीन और शीशा से। किससे किया जाता है, टीन और शीशा को मिलाकर फ्यूज तार बनाया जाता है, जिसका गलनांक निम्न और प्रतिरोधकता उच्च होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए थे। कौन किए थे, अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर नोबेल अवार्ड दिया जाता है। क्या जाता है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं के द्वारा रखा गया है संपत्ति, उसी संपत्ति के इंटरेस्ट से नोबेल अवार्ड दिया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, साथ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। कौन कौन से क्षेत्र हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमी, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। 5 क्षेत्र में 1901 से ही दिया जाता है नोबेल अवार्ड, लेकिन 1969 से इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड देना प्रारंभ हुआ था। कब से, 1969 ईस्वी से नोबेल अवार्ड इकोनॉमी के क्षेत्र में देना प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और सारा नोबेल अवार्ड जो है स्टॉकहोम से दिया जाता था। कहाँ से, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। लेकिन एकमात्र नोबेल अवार्ड शांति का है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है। J.L. बेड की बात की जाए तो इनके द्वारा टेलीविज़न की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, टेलीविज़न की खोज की गई थी। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़िक चालक का खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था, तड़िक चालक का। किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है। मार्कोनी की बात की जाए तो मार्कोनी के द्वारा रेडियो की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, इनके द्वारा, तो इनके द्वारा रेडियो की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, रेडियो की खोज। और J.L. बेड के द्वारा तो टेलीविज़न की खोज की गई थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है RDX को इटली में किस नाम से जाना जाता है। तो RDX को इटली में किस नाम से जाना जाता है, RDX को इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, T4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, साइक्लोनाइट के नाम से। कहाँ जाना जाता है, अमेरिका में, यानी कि USA में साइक्लोनाइट के नाम से RDX को जाना जाता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि RDX को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मनी में RDX को हेक्साजोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, हेक्साजोन के नाम से। कहाँ जाना जाता है, तो जर्मनी में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो RDX को जाना जाता है। ठीक है। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि RDX का रासायनिक नाम क्या है, तो RDX का रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। क्या नाम है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन नाम है
RDX का रासायनिक नाम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। यानी कि RDX में तापमान जो है टेम्परेचर एवं आग की गति बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है RDX में। ठीक है, किस लिए, तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम खोजा गया कृत्रिम मधुरक कौन सा है। तो सर्वप्रथम खोजा गया कृत्रिम मधुरक कौन सा है, वो है आर्थोसल्फोबेंजामीन। कौन सा है, आर्थोसल्फोबेंजीमाइड है सर्वप्रथम खोजा गया कृत्रिम मधुरक। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वप्रथम खोजा गया कृत्रिम मधुरक तो कुछ और ही था, आप लोग ऑप्शन में सैक्रिन जो ढूंढ रहे होंगे। जी बिल्कुल, सैक्रिन ही था, लेकिन सैक्रिन का ही अन्य नाम क्या है, सैक्रिन का ही अन्य नाम आर्थोसल्फोबेंजीमाइड भी सैक्रिन का ही नाम है। और सबसे पहला खोजा गया कृत्रिम मधुरक सैक्रिन ही है। क्या है, सैक्रिन ही है, जिसे आर्थोसल्फोबेंजीमाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एलिमेट क्या है, एलिटेम जो है, एलिटेम भी एक कृत्रिम मधुरक है। क्या है, एलिटेम कृत्रिम मधुरक है। अगर हम सैक्रिन की बात करते हैं, पहले आ जाइए सैक्रिन को। सैक्रिन की अगर बात की जाए तो ये चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है। कितना मीठा होता है, 550 गुना अधिक मीठा होता है। और ये मधुमेह रोगी करते हैं, कौन करते हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हो वही लोग कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। इसमें क्योंकि 0 कैलोरी होता है। कैलोरी मान क्या होता है कृत्रिम मधुरक का, तो 0 कैलोरी मान होता है। ठीक है, अगर एलिटेम की बात की जाए तो एलिटेम क्या है, एलिटेम भी एक कृत्रिम मधुरक है। क्या है, एलिटेम भी एक कृत्रिम मधुरक ही है। ठीक है, एस्पार्टम क्या है, एस्पार्टम भी एक कृत्रिम मधुरक है। क्या है, कृत्रिम मधुरक एस्पार्टम भी है। सुक्रालोस क्या है, तो सुक्रालोस भी या सुक्रालोज भी एक कृत्रिम मधुरक है। क्या है, कृत्रिम मधुरक, सुक्रालोज भी कृत्रिम मधुरक ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला कृत्रिम मधुरक कौन सा है, तो वो है एस्पार्टम। क्या है, एस्पार्टम जो है सबसे सफल और व्यापक रूप में उपयोग करने वाला मधुरक है। कौन सा, एस्पार्टम। ठीक है, और अगर सुक्रोज की बात की जाए कि सुक्रोज के मुकाबले ये कितना गुना मीठा होता है, तो ये 100 गुना अधिक मीठा होता है। कौन, एस्पार्टम, सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है। सुक्रोज वो नेचुरल क्या है, शुगर है, वो कृत्रिम मधुरक नहीं है, वो नेचुरल है सुक्रोज। ठीक है, और इससे 100 गुना अधिक कौन मीठा होता है, एस्पार्टम मीठा होता है। ठीक है, एलिटेम की बात की जाए तो ये जो है एलिटेम बहुत अधिक मीठा होता है। कितना होता है, बहुत अधिक मीठा होता है। इसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, इसके मिठास को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसका, एलिटम का। लेकिन एलिटेम का उपयोग किया जाता है। कौन करता है, एलिटेम का उपयोग, तो जो बड़े मात्रा में बनाते होंगे कुछ, जैसे कोल्ड ड्रिंक में उपयोग किया जाता है इसका, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कृत्रिम मधुरक जो है एलिटेम, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है, नहीं खाना चाहिए। आइए शुगर से संबंधित भी कुछ बात जान लेते हैं। अगर शुगर की बात खुली है तो कृत्रिम मधुरक का उपयोग लोग करता क्यों है, जब उसे शुगर हो जाता है। शुगर होता क्यों है, जब शरीर जो है वो हमारा इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्रावन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जिसे पेनक्रियाज भी कहा जाता है। पेनक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण होता है। और पेनक्रियाज के किस सेल से इंसुलिन निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। किस कोशिका से, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। और इसी के कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो इसी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और जिसको ये रोग हो जाता है उसे मीठा कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ खाना मना हो जाता है, इसीलिए वो लोग कृत्रिम मधुरक का उपयोग करते हैं। हालांकि ज़्यादा सेवन इसका हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में खा ही लेते हैं लोग, और थोड़ी बहुत मात्रा में नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।